नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शिवम और आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का लेक्चर 3। इससे पहले हमने दो क्लासेस डिस्कस किया था। अभी हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स चल रहा है, यानी हमारा संविधान कैसे बना, कैसे जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति हुई, कैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ था, फिर डायची सिस्टम कैसे लाया गया, डुअल गवर्नमेंट कैसे लाया गया, ये सारी चीजें हमने देखा था। यहां से प्रत्येक साल एक से दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। और साथ ही साथ ये आपको आगे के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आगे की चीजें जो भी हैं, चाहे प्रियम्बल हो गया, ये सब कुछ आपको समझने में हेल्प करने वाला है। इसलिए हम लोग हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को पढ़ते हैं ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ कि आगे का जो पूरा हमारा संविधान है, 395 आर्टिकल्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे संविधान हमारा पूरा प्रिपेयर हुआ था। और ये जो वीडियो हमारी सीरीज चलने वाली है, ये फिर से मैं बता दूं आपको, बीएलएलबी या एलएलबी अगर आप इन किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अगर एलएलबी कर रहे हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एलएलबी बीएलएलबी करना चाह रहे हो इस बार 2024 के अंदर एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको देना है, तो आपके लिए वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएलएलबी एलएलबी करना चाहते हो तो भी ये सीरीज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिशचंद्र पीजी कॉलेज से एलएलबी करना चाहते हो या फिर टीडीसी कॉलेज से अगर आप एलएलबी करना चाहते हो, ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को आप लोग जरूर पूरा फॉलो करिएगा, ये पूरी सीरीज आपको कराई जाएगी। इसके नोट्स जो बच्चे अगर YouTube पे देख रहे हैं तो इसके नोट्स हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा और प्रीवियस क्लासेस को रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3 पे। आगे की चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करने वाले इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, उसको हम लोग देखना है और आगे बढ़ते जाना। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि देखिए हर एक एंट्रेंस एग्जाम की एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है, बहुत इसको स्ट्रेच करना नहीं है आपको। एसएससी या यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके इस टॉपिक को पढ़ना है। हमें उतना ही पढ़ना है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और 3 से 4 महीने के अंदर हमें क्या करना है, प्रॉपर तैयारी करना। और अब यूं कहें कि अब जब आप वीडियो ये देख रहे हो, लगभग 1.5 से 2 महीना आपके पास एंट्रेंस एग्जाम में बचा है। चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय होगा, जितने भी विश्वविद्यालय इनके पीजी के फॉर्म आना स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ के भी नहीं है तो वो अप्रैल 20-25 तक आ सकते हैं। और इनके जो एंट्रेंस एग्जाम हो जून और जुलाई के अंदर भी होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली जून में हो जाएगा। यानी आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। हमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते जाना है और वो सारी चीजें हम आपको कराने वाले हैं। हर एक एंट्रेंस एग्जाम का एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है, हमें उस सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है। इसमें जो पहला आपका है वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में हमें देखना है, लॉर्ड मिंटो सुधार के नाम से जानता है। इसमें क्या क्या चीजें हुई थी, तो एलिमेंट ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस, यानी यहाँ पे चुनाव का तत्व प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, एलिमेंट ऑफ इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रस्तुत किया गया था यहाँ पे। ठीक है, चुनाव को। अगला बात करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को इनलार्ज किया गया था, विधान परिषद की विस्तार हुआ था, जो कि यहां से देखिए ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि ये कब किया गया था या किस अधिनियम के तहत इसको किया गया था। ऐसे प्रश्न जनरली देखने को मिलेगा, जो मतलब इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। अब इसमें इनलार्ज किया गया था, तो हर काउंसिल मतलब आप देखोगे कि कभी 6 से 12 किया गया, 12 से 16, 60 किया गया, ऐसे नंबर्स को बढ़ाया गया था। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज्यादातर इंपॉर्टेंट ऐसे चीजें होंगे जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है कोई नई चीज। मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंक्रीज, इसको इंक्रीज किया गया था। ठीक है, कार्यकारी परिषद के सदस्यों को बढ़ाया गया था। इंडियन एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। अब इसमें ये आपको ये पूछा जाएगा कि कौन वो व्यक्ति थे जिसको शामिल किया गया था। समझ लो, इन भारतीयों को तो शामिल किया गया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें किस व्यक्ति को शामिल किया गया, ये प्रश्न बन सकता है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर ये प्रश्न पूछा भी गया था। ठीक है, पीवाईक्यू के अंदर। द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यहाँ पे ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो किया गया था 1909 के अंदर। ये चीजें आपको एकदम याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। इसमें अब एक बार थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट आफ्टर द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बाद ये चीजें हुई थी। 1892 के परिषद अधिनियम के बाद अगली संवैधानिक प्रगति का प्रतिनिधित्व किया था कौन, 1909 का एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस कब किया गया था, ये भी याद रख लेना है। इनडायरेक्ट इलेक्शन को अप्रत्यक्ष चुनाव की बात यहाँ पे किया जा रहा है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो भी किया गया था 1909 के अंदर, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म के अंदर अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द इनडायरेक्ट इलेक्शन को वहां पे किया गया था।
विधान परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को शुरू की गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, याद रखना है आपको। द लेजिस्लेटिव काउंसिल साइज बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल वाज इनहेंस, मतलब उसको बढ़ाया गया था, ठीक है। तो राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विधान परिषद की आकार बढ़ाया गया था, ठीक है। आगे आपका फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल में ये हो गया, ठीक है, केंद्र में, और राज्य में भी इसके नंबर को बढ़ाया गया था, वाज इंक्रीज 60 फ्रॉम 16, तो 16 से, देखिए यहाँ पे सेंट्रल में क्या किया गया था, सेंट्रल में 16 थे, इसको कितना बढ़ा के किया गया था, इसको बढ़ा के 60 किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, बट इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर वेरिड, ठीक है। तो प्रोविंशियल यानी स्टेट के अंदर, स्टेट के अंदर क्या था, यहाँ पे वेरिड थे, यानी कि इसमें अलग अलग थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोविंसेस, ये ऐसा नहीं था कि हर जगह एक ही पॉपुलेशन हो, एक ही एरिया हो, सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरिया होता है, और वहां पे रहने वाले लोग की जनसंख्या भी कम ज्यादा होती है, इसलिए जो वहां पे सीट था उसको वहां के हिसाब से बांटा गया था, ठीक है। जैसे अभी देखो लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा देखो सीट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी, मतलब लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रखा था। तो वैसे ही प्रोविंसेस के अंदर जो था वहां पे अलग अलग नंबर था, पर यहाँ पे सेंट्रल की अगर बात करें तो उसको 16 से बढ़ा के 60 किया गया था, ये आपको याद रख लेना है। तो इस स्लाइड के अंदर दो चीजें आपको याद रख लेना है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में, और 16 to 60 किया गया था ये नंबर, उसको याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम, अब देखिए यहाँ पे ऐसी चीजें अगर आ रही है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पे आपके एकदम प्रॉपर सेंस ऑर्गन काम करने चाहिए, पूरा हाथ कान एकदम आग खुल जाने चाहिए, अरे भाई क्या हो गया, फर्स्ट टाइम आ रहा है। ऐसी चीजें बार बार पूछता है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, देखिए बहुत डेप्थ में नहीं जाता है, वो ऐसी चीजें पूछता है और वहां पे 3-4 नाम दे देगा, और बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो फर्स्ट टाइम ही होती है, तो नाम कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको ये क्लासेस 2 से 3 बार देखनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, उसको बार बार नोट्स देखना चाहिए आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ये ना हो कि ये फर्स्ट टाइम किसके बारे में पूछ रहा है, उसका नाम आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। इसलिए आपके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार अगर आपने देख लिया तो आप समझो कि आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा प्रिपेयर हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब तो आपको याद हो जाएगा, नोट्स बना लोगे याद हो जाएगा, पर उसके 3-4 दिन 5 दिन बाद क्या होगा, चीजें दिमाग से स्किप होना स्टार्ट हो जाएंगी, मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, और वो मिक्स होंगी तो क्या होगी, कंफ्यूजन बढ़ेगा, और क्या होगा फिर एंट्रेंस एग्जाम में अगर वो कंफ्यूजन रहा, हो सकता है आपके मार्क्स गलत हो सकते हैं, आप गलत मार्क करके आ सकते हो। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, रिवीजन, और प्रॉपर हमेशा रिवीजन करते रहिए जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन वर अलाउड टू जॉइन द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी आपको याद रख लेना है कि 1909 के अंदर, 1909 के अंदर ही क्या किया गया था, वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस को भी अलाउ किया गया था, उनको भी रखा गया था। एंड गवर्नर, ठीक है, नाम ये याद रख लेगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, ज्वाइन किया था वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लीगल मेंबर, तो इनको लीगल मेंबर के तौर पे क्या किया था, यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। तो ये चीजें आपको देख लेना, फर्स्ट टाइम वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, गवर्नर के अंदर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किस लिए अपॉइंट किया गया था, एज अ लीगल मेंबर की तरफ उनको अपॉइंट किया गया था वहां पे, ठीक है, ज्वाइन कराया गया था। आगे बात करते हैं, separate electorate for establish the India as a result of the legislation was implied that the Muslim members may only elected by the Muslim voters। तो ये चीजें अभी हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे आपने देखा था, कहाँ गया पहला स्लाइड गया यहाँ पे, कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को किया गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब अलग किया गया तो मुस्लिम वोटर, मुस्लिम जो कैंडिडेट है उसको मुस्लिम ही वोट कर सकता है, हिंदू में जो होगा वो हिंदू को ही वोट कर सकता है। तो ऐसा सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था कि जिस कम्युनिटी का अगर इंसान होगा उसी कम्युनिटी के लोग उसको वोट कर पाएंगे। ऐसी चीजें पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के अंदर किया गया था, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे क्या गया था कि मुस्लिम मेंबर्स क्या करेंगे, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही क्या करेंगे, उसको वोट दे सकते हैं, और कोई व्यक्ति मुस्लिम मेंबर को वोट नहीं दे सकता। ऐसी चीजें उस समय बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, इट वॉज ऑल्सो सेड कम्युनलिज्म वॉज लीगलाइज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पे कम्युनलिज्म को क्या किया गया था, लीगलाइज कर दिया गया था, ठीक है। यह भी कहा गया है कि अधिनियम की परिणाम स्वरूप सांप्रदायिकता को वैध बना दिया गया था। जो सांप्रदायिकता थी कि भाई हिंदू हिंदू को ही वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, तो एक कही सकते हैं डिवीजन कर देना यहाँ पे शुरू कर दिया गया था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के अंदर। एक सांप्रदायिक नहीं कि एक संप्रदाय के लोग हैं ये इसी को वोट करेंगे, इसी में से कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये चीजें यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। एक लीगल वो बना दिया गया था। अब ये भी आपको याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो, ये प्रश्न बार बार पूछा गया और ये लगभग
आप जितने भी कॉलेज ले लो, चाहे आप इलाहाबाद ले लो, चाहे आप विद्यापीठ ले लो, चाहे आप लखनऊ ले लो, चाहे डीडीयू ले लो, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, हरिशन में पूछा गया है। हर एक कॉलेज में आप देखोगे तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। किसी में 2020 से पूछा, किसी में 21 से पूछा, किसी में 22 से पूछा, किसी में 19 से पूछ दिया, किसी में 18 पूछ दिया, और ये प्रश्न पूछा गया है। क्या लॉर्ड मिंटो देन क्या बनाया गया था, देन द वॉइस ऑफ इंडिया, उस समय कौन थे, लॉर्ड मिंटो क्या थे, वॉइसरॉय थे। और इन्होंने क्या किया था, इनको क्या बोला जाता था, तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स बोला गया है। इनको ये नाम याद रखना कि फादर ऑफ, इनको क्या बोला गया है, कम्युनल इलेक्टोरेट्स के नाम से इनको जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो भारत के तत्कालीन वॉइसरॉय थे उस समय। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो क्या थे, सांप्रदायिक, ये लिख लीजिए, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के जनक कहे जाते हैं। और ये प्रश्न PYQ है, तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी मतलब लापरवाही मत करिएगा आप लोग, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रश्न हर बार पूछा जा चुका है और अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी पूछा गया। इनफैक्ट बीएचयू के अंदर भी ये चीजें पूछा गया था जब अपना ब्लैट एंट्रेंस एग्जाम होता था, जिसमें BLLB LLB एंट्रेंस एग्जाम होता था, उस समय ये बीएचयू के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था। जो भी चीजें आपकी 1909 एक्ट से था, यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म से था, वो हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे डिस्कस बढ़ते हैं 10 साल और, जो कि क्या है 1919 के अंदर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, उनमें क्या क्या चीजें बदलाव किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में हम देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत का सरकार अधिनियम 1919 में इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या था इसमें। फॉलोइंग द चेंजेस ऑफ 1909 द मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वर इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी चीजें इस समय 1909 की थी, वो चीजें आज इसमें भी क्या हुई थी, इंप्लीमेंट हुई थी। उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। The main intention behind the introduce of this constitution reform was to steadily introduce responsible government without compromising association with the British Empire। तो यहाँ पे देखिए, इन सब लाइन का अभी बहुत सारे एग्जिस्टेंस मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। पर ये स्लाइड ऐड करने का पर्पस ये था कि आप ये समझ पाओ, कनेक्ट बना पाओ कि जो 1909 में सारी चीजें जो बनाई गई, उसको एज इट इज उसको रिटेन रखा गया था 1919 के अंदर भी। और उसमें क्या बोला गया था, ये कि इस संवैधानिक सुधारों की शुरुआत के पीछे मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के साथ समझौता किए बिना लगातार जिम्मेदारी सरकार लागू करना था। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की जाती, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाए। हालांकि ये सब तो एक कह सकते हैं कि गोली देने वाली बात है, पर ऐसी चीजें कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, वो बस आगे पीछे घुमा रहे थे सभी लोगों को। लेकिन वो बात ये कह रहे थे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, पर ऐसी चीजें रियलिटी में कुछ ऐसी थी नहीं वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अंडर दिस एक्ट देयर वाज अ प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926। तो ये आपको याद रखना है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ली कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और ये जो आप पढ़ रहे हो, ये किस रिफॉर्म के अंदर आया था, ये 1919 के उसमें आया था। और यहाँ पे बस दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग को स्टार्ट किया गया था, जिसको हम ली कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और ये PYQ है, तो ये सीधे PYQ आपको एकदम याद कर लेना है। इसको किस नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC। आप लोग अभी तो भली बात ही परिचित होंगे। तो इसको 1926 में इसको बनाया गया था। और इसमें मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था 1919 के तहत था ये, और इसको ली कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ली कमीशन की स्थापना का प्रावधान था। तो इसमें इसकी स्थापना का प्रावधान रखा गया था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को, ठीक है। अभी UPSC हो चुका है, उस समय क्या था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था। द सेपरेट ऑफ पावर कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस एंड अलाउ बोथ टू मेक लॉ ऑन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट लिस्ट। देखिए, अब वही चीज है कि बार बार घुमाने का नतीजा आप देखोगे। जैसे आपने पढ़ा पहले कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया, जैसे अगर आप पहला चार्टर एक्ट पढ़ो, अगर आपको याद होगा, तो मैंने क्या बताया था कि 1773 के अंदर जब पहला चार्टर एक्ट आया था, तो वहां पे क्या किया गया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया था। और गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग बने थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन हुआ। फिर अगर आप देखो पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बात बोला गया, डिवीजन ऑफ पावर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो पार्ट में बांट दिया गया कि डिवीजन ऑफ पावर कर दिया जाए। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर किया गया। फिर अब देखो 1919 के अंदर क्या किया गया, फिर यहाँ पे क्या, फिर उसके बाद आगे जो रिफॉर्म्स आए थे उसमें सेंट्रलाइजेशन फिर किया गया, उसको खत्म कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के जो प्रावधान थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर,
और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको हटा के वाइसरॉय आ गया था वहां पे, जो क्या करता था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था वहां का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो रिप्रेजेंटेटिव था। तो यहां पे आप देखोगे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। वो क्या करता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया था, तो उसे क्या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बना दिया गया था, जो क्या था डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव किसका था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो यहाँ पे फिर सेंट्रलाइजेशन किया गया, फिर उसको डिसेंट्रलाइजेशन कब किया गया, 1919 के अंदर इस चीज को लाया गया था। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि कैसे बस वो लोग घुमा रहे थे, हम लोगों को बहुत ज्यादा उलझा के रख रहे थे, मेन पॉइंट पे आ ही नहीं रहे थे कि भाई हमें अपनी संविधान बना के हमारे देश चलाने दो, इस चीज में नहीं चीजें आ रही थी, बस वो एक चीज दूसरे को घुमा रहे थे यहाँ पे कि यहाँ सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, बस उनकी बातें उलझाने में थी। हकीकत में ऐसी कुछ चीजें वो कर नहीं रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग अपना संविधान बना के अपने देश को खुद से रेगुलेट करें। ठीक है, प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण को कम करने के लिए ये शक्ति पृथक्करण की अवधारणा पेश की गई थी और दोनों ही अपनी अपनी विषय सूची पर कानून बनाने की अनुमति दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द बाइकैमरलिज्म वाज थ्रू द एक्ट एंड विद द लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, यहाँ पे लोअर हाउस एंड द स्टेट काउंसिल अपर हाउस। तो ये चीजें बोला गया था यहाँ पे कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस के बारे में यहाँ पे बात किया गया था इस अधिनियम के माध्यम से। अब यहाँ पे ये भी चीजें लोअर हाउस और अपर हाउस की बात कब की गई है, 1919 के अंदर की गई है। ये आपको बस याद रखना है कि दो जो आपके हाउसेस के बारे में बात किया गया, बाइकैमरलिज्म के बारे में, द्वै सदन, ठीक है, द्वै सदन के बारे में बात किया गया, जहां पे दो सदन होंगे आपके, पहले अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, अभी क्या है, अपर हाउस राज्यसभा हो गया आपका, लोअर हाउस लोकसभा हो गया। तो ये चीजें यहाँ पे ली गई है और आज के टाइम में बाइकैमरलिज्म आप देखो हमारे देश के अंदर चीजें हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये कब लाया गया था, 1919 के अंदर लाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से विधानसभा, निचली सदन और राज्य परिषद उच्च सदन के साथ का द्विशासनी व्यवस्था आई। द्विशासनी व्यवस्था आपको देख लेना कब आई थी, द्विशासनी व्यवस्था सीधे पूछ लेगा प्रश्न, ये बन सकता है, द्विशासनी व्यवस्था कब लाई गया था या किस अधिनियम के तहत लाया गया, वो आपको याद होना चाहिए, 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। And the direct election was introduced for the election of the majority of the members of both these houses, other than the commander in chief. The Viceroy Executive Council was expected to comprise the 3 Indian members out of 6. यहाँ पे 3 मेंबर को रखा गया था और इस दोनों सदनों में अधिकांश सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन की बात किया गया था। अभी से पहले वाला जो आपने पढ़ा उसमें क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन की बात किसमें की गई थी, तो 1919 में की गई थी। ये चीजें आपको देख लेना। कमांडर इन चीफ के अलावा वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 भारतीय सदस्यों को के शामिल होने की उम्मीद थी। वहां पे कौन था, एक ही था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को रखा गया था। अब यहाँ बोला गया कि 6 मेंबर में से 3 मेंबर को भारतीयों को रखा जाए। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन की बात भी की गई थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ से देख लेनी है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इसमें। अब साइमन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। जो भी चीजें हमने 1919 में पढ़नी इंपॉर्टेंट थी, जो एंट्रेंस में आपके आ सकते हैं और जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था और कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें की वजह से ही हो गया, और जो आक्रोश था वो इंडियन का बढ़ा और जल्दी हमें क्या हुई, हमें वहां पे आजादी मिली थी। साइमन कमीशन के बारे में देखिए, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। क्यों किया गया था, इसको हम आगे हम डिटेल करेंगे। The Act of 1919 called as the creation of the Commission of the Receiving the Act Provinces, यानी 1919 के अधिनियम के प्रावधानों को समीक्षा के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया था यहाँ पे। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 7 मेंबर स्टैट्यूटरी, यहाँ पे 7 मेंबर को रखा गया था साइमन कमीशन के अंदर। कब लाया गया था, प्रश्न ये पहला 1927 के अंदर साइमन कमीशन। 1927 में यहाँ पे कितने मेंबर थे, इसमें 7 मेंबर थे और सातों क्या थे, ब्रिटिशर्स ही थे। किसके द्वारा, यहाँ पे कौन था इसमें, तो सर जॉन, इसके लीड कौन कर रहा था, सर जॉन साइमन। ये चीजें आपको देख लेनी। कमिटी लेड बाय सर जॉन साइमन व्हिच वाज बायकॉटेड बाय द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज ऑल ऑफ द मेंबर वर ब्रिटिश। तो आप ये समझो कि अगर यहाँ पे ये लोग अगर हेल्प कर रहे हैं इंडियंस की, तो यहाँ पे इंडियंस की तो होनी चाहिए भाई। हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये हमसे पूछा जाना चाहिए ना। हम लोग मिलके इसका, जैसे परिवार में अगर कोई समस्या है तो परिवार के लोग ही मिलकर उसको हल करते हैं। और ऐसा तो नहीं कि आपके परिवार का समस्या है तो 5 लोग बाहर के आएंगे उसी समस्या को हल करेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्प्यूट का कारण है, जो भी चीजें हैं, वो आप सभी को पता है, बाहर वाले को नहीं पता है।
तो यहाँ पे भी यही चीजें थी कि भाई जो हमारे अंदर जो हमारी डिमांड है, जो हम चाहते हैं वो हम लोग को पता है, तो आप 6 लोग को बाहर से कैसे 7 लोगों को अपॉइंट करके ये बता दोगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? सर जॉन साइमन के द्वारा। तो ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक समिति का स्थापना किया गया था इसमें। ठीक है, घोषणा की, जिसका भारतीय राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया क्योंकि सभी सदस्य ब्रिटिश के थे। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर थे, सातों ब्रिटिशर्स थे। कब लाया गया था? 1927। इतनी चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बाइकॉटेड इट वेयर द जस्टिस पार्टी वाज साउथ ऑफ सपोर्टेड। तो इसमें बहुत सारी पार्टी, जैसे एक पार्टी ये थी जस्टिस पार्टी ऑफ साउथ इंडियन, ये क्या कर रही थी? इसको सपोर्ट कर रही थी। यानी साइमन कमीशन को ऐसा नहीं था कि पूरे इंडिया के अंदर सब लोगों ने बाइकआउट किया था, कुछ पार्टीज ऐसी थी भारत के अंदर जो उसको सपोर्ट भी कर रही थी। उसमें से एक पार्टी कौन सी थी आपकी? तो जस्टिस पार्टी ऑफ साउथ इंडियन थी। और बाकी जो आपका दो था जो बाइकआउट कर रहा था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या कर रहा था? इसको बाइकआउट कर रहा था। लाला लाजपत राय हु वाज लीडिंग द एंटी साइमन कमीशन। तो एंटी साइमन कमीशन कौन लीड कर रहा था? तो लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। ये चीजें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हु इज लीडिंग द एंटी साइमन कमीशन, तो वहां पे पूछ होगा लाला लाजपत राय उसको लीड कर रहे थे। डिमॉन्स्ट्रेशन इन लाहौर वेयर वायलेंटरी लाठीचार्ज। ठीक है, और इनकी डेथ भी हो गई थी। इनको लाठीचार्ज होकर साइमन कमीशन, एंटी साइमन कमीशन मुहिम लाला लाजपत के द्वारा चलाया गया था वहां पे, और उनको लाठीचार्ज किया गया वहां पे, और इनकी डेथ भी हो गई थी। इतना ज्यादा उनको मार दिया गया कि बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो लाहौर के साइमन कमीशन विद्रोह प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। ये चीजें आपको एकदम याद रख लेना है। एंटी साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा, मतलब साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय। कहां पे? आपको लाहौर याद रख लेना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। He died then the year as result of the injured on the suffered type। तो ये उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उस समय इतना लाठी चार्ज होता है, इनको चोट लग जाती है अंदरूनी, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये देख लेना आपको कि एंटी साइमन कमीशन लाला लाजपत राय ने लीड किया था उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड ब्रिंगहेड वाज द रिस्पांसिबल सिटिंग ऑफ द कमीशन, यानी लॉर्ड ब्रिंगहेड आयोग का स्थापना के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, द कमीशन इंट्रोड्यूस क्लेमेंट एटली लेटर ड्यूरिंग इंडिया इंडिपेंडेंट एंड पार्टीशन ऑफ 1947 ही वुड बिकम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे इसी कौन बना? क्लेमेंट एटली बना था। ठीक है, तो आयोग में क्लेमेंट एटली ने भी शामिल थे। बाद में 1947 में भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के दौरान वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने थे। तो उसमें कौन था? क्लेमेंट एटली क्या थे उस समय? प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी गिवन इन 1930 वेयर 1930 में दी गई समिति की वो किस सिफारिशें थी, क्या क्या थी उसके बारे में लोग देख लेते हैं। अबॉलिशन ऑफ डायची यानी द्वैध शासन का उन्मूलन करना। तो यहाँ पे फिर देखिए वही चीजें, अबॉलिशन ऑफ डायची सिस्टम को, यानी द्वैध शासन जो था लोअर हाउस अपर हाउस, उसको फिर हटाने की बात। तो आप ये देख रहे हो कि बहुत जलेबी जैसा ये लोग कितना घुमा रहे थे हम लोगों को। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया कि 1930 में 1919 में ये बोले कि ठीक है बट डायची होनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्या बोले? एबॉलिशन के बारे में बात करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रोविंशियल एक्सटेंशन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की लोग बात कर रहे थे। एस्टैब्लिश ऑफ फेडरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। यहाँ पे ब्रिटिश शासन और रियासतों के एक संघ की स्थापना के बारे में ये लोग बात कर रहे थे, जो कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता ना। द कम्युनल इलेक्टोरेट विल बी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल अस्तित्व में रहेगा। तो जो कम्युनल इलेक्टोरेट था, क्योंकि यहाँ पे देखो होगा क्या कि कम्युनल इलेक्टोरेट रहेगा तो ये हमेशा कभी भी आपस में मिलकर काम नहीं कर पाएंगे, यानी हिंदू मुस्लिम एक साथ अगर यूनिटी में रहेंगे तो फिर क्या होगा? उन ब्रिटिशर्स को जाना ही पड़ जाता। पर वो लोग क्या किए, इस चीज को कंटिन्यू रखे, कम्युनल इलेक्टोरेट को रखे। इससे होगा क्या कि एक कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेगी, उस चीज को लेके बहुत अटैच रहेगी, वो फिर दूसरी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचेगी, और दूसरी कम्युनिटी भी दूसरी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचेगी, और इसका फायदा सीधे सीधे ब्रिटिशर्स को मिल रहा था। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस चीज को कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड वेयर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड द ब्रिटिश प्रिंसी किंगडम टू अटेंड। यहाँ पे क्या हुआ? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आयोजित किए गए थे, जिसमें ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ठीक है, तो ये है। आगे हम बढ़ते हैं। The main aim of the round table conference was discuss the debate commission report after debating the discussion white paper constitution reform। ठीक है, ये लाया गया था। was drafted on the same was sent to the joint session committee of the British
पार्लियामेंट। यानी आरसीटी या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा और बहस करना था, विचार विमर्श और चर्चा के बाद संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र, एक मसौदा तैयार किया गया और उसे ब्रिटिश संसद की संयुक्त चयन समिति को भेजा गया था। तो ये प्रिपेयर किया गया था, व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म प्रिपेयर किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। आगे, सम ऑफ द कमिटी सजेस्टेड वर इंट्रोड्यूस इन द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां से देखिए अब ज्यादा मेन आपका जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है, यहां तक तो चीजें जो थी जो जो इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब के जो आगे के लेक्चर्स होंगे यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक हम लोग लगभग आ चुके हैं। इसके बाद से बहुत सारी चीजें हमारे संविधान के अंदर मैक्सिमम जो चीजें ली गई वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया और उसके बाद देन हम क्या करेंगे, आपका प्रीएम्बल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे सीरीज में बनने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी जरूर करें। हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी, हम और नए तरीके से आपको आगे की चीजों को कंटिन्यू कराएंगे और अच्छे से रिसर्च करके और अच्छे से कंटेंट तैयार करके और अच्छे से आपको बेहतर से बेहतर चीजें हम देने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा कमेंट करके हम लोग की भी थोड़ी सी मतलब ऊर्जा को थोड़ा साहस मिलेगा भाई। आप लोग अगर कमेंट करोगे तो हम लोग को थोड़ा सा साहस मिलेगा और बेहतर चीजें हम आप लोग के लिए यूट्यूब पे भी लेके आएंगे। और साथ ही साथ सीरीज हमारी चल रही यूट्यूब के अंदर जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, तो वो सीरीज भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। उसमें सभी बच्चों के लिए वहां पे कराया जा रहा है, तो वो चीजें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। जो हमारे पेड बच्चे स्पेशली उन लोग को भी मैं बता दूं कि आप लोग भी यूट्यूब वाली सीरीज को जरूर देखें। आपको सारी चीजें, हालांकि कंटेंट सब कुछ आपको ऐप पे मिल रहा है, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपको यूट्यूब की क्लासेस भी नहीं छोड़नी है, आपको वो सारी चीजें भी देखनी है वहां पे। और साथ ही साथ जो बच्चे अगर यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, आप लोगों को भी वो सीरीज फॉलो करनी है जहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन का 300 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं। जो भी बच्चे बीएलएलबी या एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सीरीज को जरूर फॉलो करें। आज के लिए इतना, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।